हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना होता है और उसका ट्रूथ वैल्यू किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 1.1 को शुरुआत करते हैं, जिसमें आपकी कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो 1.1 में आपको क्या करना है? तो 1.1 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन पूछा है कि आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट है या नहीं ये पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। इफ इट इज नॉट अ स्टेटमेंट देन गिव द रीजन। यदि वो स्टेटमेंट नहीं है तो उसका रीजन आपको बताना है। और इफ इट इज अ स्टेटमेंट देन राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू। अगर वो स्टेटमेंट है तो उसका आपको ट्रूथ वैल्यू बताना है। जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यदि स्टेटमेंट है तो या तो वो ट्रू है नहीं तो फॉल्स है, तो उसे हम ट्रूथ वैल्यू बताते हैं। अगर वो ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू टी, और अगर फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। तो आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्टली 1.1 को शुरुआत करते हैं। तो 1.1 में पहला जो सेंटेंस आपको मैंने यहाँ पे उससे पहले आपको एक बात बता दूं, मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया है जिससे आपको आसानी होगी। कॉलम में मैंने सेंटेंस, सेकंड कॉलम में मैंने इट इज अ स्टेटमेंट और नॉट। अगर है तो आप यस लिखोगे, अगर नहीं है तो नो लिखोगे। इफ नो देन रीजन। अगर वो स्टेटमेंट नहीं है तो उसका रीजन आप लोग यहाँ पे लिखने वाले हो। और ट्रूथ वैल्यू, अगर वो स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू हम इस कॉलम में मेंशन करने वाले हैं। इज इट क्लियर? सो अब हम लोग शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। पहला सेंटेंस जो दिया हुआ है, अ ट्रायंगल हैज एन साइड्स। पहले तो हमें समझ लेना है कि वो स्टेटमेंट होगा या नहीं, उसका मीनिंग हमें समझ लेना है। ट्रायंगल को n साइड्स होती है, ऐसा उसका कहना है। अभी सोचिए थोड़ा सा कि ट्रायंगल को कितनी साइड होती है? ट्रायंगल को होती है 3 साइड्स, हम सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है कि n साइड्स होती है। अभी मान लो n वेरी हो सकता है पर्सन टू पर्सन। अगर कोई कहेगा n की जगह पे किसी ने 3 ले लिया तो ट्रायंगल हैज अ 3 साइड्स, उस वक्त ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने n की जगह पे 2 ले लिया तो ट्रायंगल हैज ए 2 साइड्स, तो वो फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब दोनों चीजें इसमें हो सकती है, ट्रू भी और फॉल्स भी, कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग ओपन सेंटेंस बोलते हैं, जो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए ये ओपन सेंटेंस हो गया। तो ओपन सेंटेंस को हम लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं कहते हैं, और इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है इट इज अ स्टेटमेंट और नॉट। तो मैंने लिखा है नो, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। उसका रीजन मैंने दिया है कि ये ओपन सेंटेंस है, ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, दोनों भी साइमल्टेनियसली हो सकता है, इसलिए हम इसे ओपन सेंटेंस कहेंगे। और ये स्टेटमेंट नहीं है तो हमें ट्रूथ वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल जो होते हैं ट्रायंगल के, 3 इंटीरियर एंगल होते हैं और उनकी सम मींस एडिशन, ये 180 डिग्री होती है। तो आप लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इट इज द रूल। ये तो हमने ज्योमेट्री में भी पढ़ा है 8th 9th में। तो 180 डिग्री उनका सम होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है या नहीं है? तो बिल्कुल है, क्योंकि ये ट्रू है, ओनली ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट है, रीजन लिखने की जरूरत नहीं। और ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू हम लिखेंगे टी। टी मीन्स ट्रू। नाउ थर्ड क्वेश्चन, यू आर अमेजिंग। थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही निरीक्षण करके देखिएगा कि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आया हुआ है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको आसानी से आप लोग पहचान जाओगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं कहते, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये स्टेटमेंट नहीं है, मीन्स नो। उसका रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता है, ट्रूथ वैल्यू लिखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट ही नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन,
फोर्थ वन, प्लीज ग्रांट मी अ लोन। थोड़ा सोचिए, प्लीज, प्लीज मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे लोन दीजिए, कृपया मुझे लोन चाहिए या मुझे परमिशन दीजिए, मुझे लोन दीजिए, ये वो रिक्वेस्ट कर रहा है। और मैंने पहले ही बताया था आपको ग्रामेटिकल पार्ट में, टाइप ऑफ सेंटेंस में, कि अगर वो रिक्वेस्ट है तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो उसे हम लोग स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। उसका रीजन मैंने यहाँ पे दिया है, इट इज अ इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज a square root of -4 is an irrational number। अभी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पहली बात तो ये स्टेटमेंट है, क्योंकि √4 इरेशनल नंबर है, एक तो वो होगा नहीं तो नहीं होगा, दोनों तो साथ में नहीं हो सकता, तो इसलिए वो स्टेटमेंट है। लेकिन आपको सोचना है अभी उसका ट्रूथ वैल्यू कि ये सही है या गलत है। तो अभी देखिए, कोई भी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। कोई भी नंबर का, अगर आप माइनस नंबर का भी स्क्वायर करोगे, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर भी करोगे तो 4 आएगा। तो इसका मतलब किसी का भी अगर स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आ ही नहीं सकता। इट मीन्स दैट इट इज अ इमेजिनरी नंबर, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर पूछा है। अगर हर एक स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो स्क्वायर रूट निगेटिव नंबर का नहीं आ सकता, तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और इसलिए ये इरेशनल नंबर है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इट इज अ इमेजिनरी, वो इमेजिनरी करना पड़ेगा, दैट इज नॉट द, उसकी वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते। तो दैट इज स्टेटमेंट है यस, उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स, क्योंकि इट इज एन इमेजिनरी नंबर, माइनस का स्क्वायर रूट नहीं होता है। इट्स क्लियर, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। कोई भी अगर स्क्वायर रूट में माइनस नंबर आता है तो वो इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, कोई भी नंबर नहीं होगा, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद हाँ, अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है और वो अगर प्राइम नंबर है या उसका स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल सकते, तो उसे हम इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। वो जब भी आगे एग्जांपल आएंगे तो मैं आपको और क्लियर करूंगा। आफ्टर दैट सिक्स्थ वन, x² - 6x + 8 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें 10th में भी था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दिया है कि वेदर x = -4 और x = -2, मींस आपको x की वैल्यू पुट करके चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैंने यहाँ पे x का वैल्यू पुट किया है इस इक्वेशन में, पहले -4 पुट करके मैंने सॉल्व करके दिखाया है। -4 का स्क्वायर 16, मैंने अभी भी बताया था कि कोई भी माइनस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, इसलिए इसका स्क्वायर 16, 6 4 सा 24, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है, +8 = 0। अगर आप ये एडिशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 48। 48 = 0, ये सही है? बिल्कुल नहीं, 48 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वैल्यू डालने के बाद ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद हमने -2 का भी वैल्यू पुटअप करके सेम चेक किया है इसी इक्वेशन में, तो यहाँ पे भी वो फॉल्स हो रहा है। 24 = 0, ये सही नहीं है। 0 और 24 सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों भी वैल्यू इसे सेटिस्फाई नहीं करती है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। लेकिन ये फॉल्स है, ये तो हमें समझ गया, तो सिर्फ फॉल्स है इसलिए ये स्टेटमेंट है। और उसका ट्रूथ वैल्यू मैंने लिखा है फॉल्स, क्योंकि अभी आपने चेक किया है हम लोगों ने यहाँ पे कि वैल्यू पुट करने के बाद वो फॉल्स आ रही है। सो दैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट, तो ट्रूथ वैल्यू हो गई फॉल्स। नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए 7th एग्जांपल, ही इज एन एक्टर। अभी यहाँ पे थोड़ा सोचें कि ही इज एन एक्टर, वो एक्टर है। अभी ये जो प्रोनाउन है ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। अगर यहाँ पे मैंने शाहरुख खान डाल दिया ही की जगह पे तो वो एक्टर है, मतलब ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर ही की जगह पे मैंने दूसरा किसी का नाम डाल दिया सचिन, तो वो तो एक्टर नहीं है। तो इट मीन्स दैट ये जो स्टेटमेंट है, प्रोनाउन ही जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, मतलब वो ट्रू भी आ सकता है और फॉल्स भी आ सकता है। तो दोनों अगर साथ में होते हैं तो हम लोग उसे
ओपन सेंटेंस बोलते हैं, और ओपन सेंटेंस मैथमेटिक्स में लॉजिक नहीं होता है, लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं होता है, इसलिए वो स्टेटमेंट नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे नो लिखा है। उसके बाद डिड यू ईट लंच एट, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क आ गया, इसका मतलब तो बड़ा ही आसान है कि भाई ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर होता है तो वो भी स्टेटमेंट नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नो लिखा है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। उसके बाद हैव अ कप ऑफ कैप्सिनो, यहाँ पे आप ऑफर कर रहे हैं कप ऑफ कैप्सिनो, उसे आप अगर ऑफर कर रहे हो, तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप किसी को कुछ चीज़ ऑफर कर रहे हो तो वो स्टेटमेंट नहीं होता है, तो इसलिए वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, और इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। सो यहाँ पे हमने लिख दिया कि वो स्टेटमेंट नहीं है, नो। अभी आइए अगला एग्जांपल, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा 8, 9, 10, 7 में अगर देखोगे तो हमें ये फॉर्मूला था, 3 आइडेंटिटीज थी, उसमें से ये एक बेसिक आइडेंटिटी थी x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, और ये बिल्कुल सही आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी हुई है। तो हमेशा ख्याल रखिएगा कि आइडेंटिटी जो होती है वो स्टेटमेंट होती है, और ये भी आइडेंटिटी है, तो ये स्टेटमेंट है, यस। और बिल्कुल ये आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी अगर सही लिखी है तो वो ट्रू होती है, मीन्स उसका ट्रूथ वैल्यू हमेशा टी आएगा। सो आप यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू मैंने लिखा है ट्रू, क्योंकि ये बिल्कुल सही आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखाया है, n फॉर नेचुरल नंबर, w फॉर होल नंबर, i फॉर इंटीजर, r फॉर रियल नंबर और c फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आता है, इसका मतलब हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, हर होल नंबर इंटीजर है, हर इंटीजर रियल नंबर है, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। इट मीन्स दैट एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बिल्कुल ट्रू है, और इसलिए ये स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट, यस। और उसका ट्रूथ वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है ट्रू। उसके बाद 12th नंबर, 1 इज अ प्राइम नंबर, 1 जो है वो प्राइम नंबर है। अभी आप लोगों को बहुत ही बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि 1 ये प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, दो टाइप के नंबर होते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसलिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर वो गलत भी है तो उसे हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल है, यस, क्योंकि ये गलत है, सिर्फ गलत है, इट मीन्स दैट यस, और उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। फॉल्स क्यों आ गया? तो 1 ये प्राइम नंबर है ही नहीं, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो आइए अगले एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। तो देखिए 13th एग्जाम्पल, विद द सनसेट द डे एंड्स। देखिए हमें लॉजिक लगाना है, थोड़ा सोचना कि सनसेट होने के बाद डे एंड होता है क्या? बिल्कुल होता है, तो इट मीन्स दैट ये स्टेटमेंट है क्या? बिल्कुल है, यस। और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा टी। उसके बाद देखिए 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। मैं आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ऑलवेज 1। रिमेंबर, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ चीज़ें बताई है आपको कंसेप्ट क्लियर होने के लिए। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलवेज 1 आती है, इसका मतलब क्या? 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल ही गलत है, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हो गया क्योंकि वो सिर्फ गलत है, तो इट मीन्स दैट इट इज अ स्टेटमेंट, और उसका ट्रूथ वैल्यू आ गया फॉल्स। लेकिन मैंने और कंसेप्ट क्लियर के लिए यहाँ 2-3 एग्जांपल्स लिखे। 0 फैक्टोरियल का भी आंसर 0 आता है, 2 फैक्टोरियल निकालना है तो आपको 2 लेना पड़ेगा और 1 तक मल्टीप्लाई, मतलब उसके जो पीछे जो नेचुरल नंबर्स बचेंगे उनसे आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 फैक्टोरियल के लिए 3 लेके उसके पीछे वाले जो नेचुरल नंबर्स है 2 और 1, उनसे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपको लेना है। तो अगर कोई भी एग्जाम्पल इस तरीके से आता है तो आप ये सोच के और डिसाइड कर सकते हो कि वो ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद 3 + 5 ग्रेटर दैन 11, बहुत ही आसान चीज़ है। 3 + 5 कितना होता है? 8। 8 जो है वो 11 से ग्रेटर है क्या? बिल्कुल भी नहीं, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट हो गया, इट इज अ स्टेटमेंट, यस, और उसका ट्रूथ वैल्यू आ गया फॉल्स।
उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। बिल्कुल मैंने अभी भी पहले भी आपको बताया था कि ये आइडेंटिटीज है। एक एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर की आइडेंटिटी भी हमें आई थी, अभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें आई है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आंसर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ही होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ये आइडेंटिटी है, ये तो आपकी लर्न होनी चाहिए। अगर आपको पता भी नहीं है तो आप ये लिख के रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑलवेज एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई आता है। तो इसका मतलब ये भी ट्रू है और ये आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है यस और ट्रूथ वैल्यू आएगा टी। उसके बाद 2 इज अ ओनली इवन प्राइम नंबर। आपको बता दूं कि एक ही इवन प्राइम नंबर है, एक ही इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है और वो है 2। तो ऑलवेज रिमेंबर, मैंने पहले बताया था 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। मैं अब दूसरी चीज आप लोगों को बता रहा हूँ कि 2 ये नंबर जो है वो इवन प्राइम नंबर है और वो ओनली इवन प्राइम नंबर है, कोई भी इवन नंबर दूसरा प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए 2 इज अ ओनली इवन प्राइम नंबर बिल्कुल सही है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा यस और उसका ट्रूथ वैल्यू आएगा टी। उसके बाद 2 कोप्लानर लाइंस आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। समझ लीजिएगा कि अगर 2 लाइंस हैं तो वो एक तो पैरेलल होगी या फिर वो 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, दोनों में से एक कुछ तो भी होगी ना। तो बिल्कुल सही है, एक तो पैरेलल होगी नहीं तो इंटरसेक्टिंग होगी। इट मींस दैट ये भी स्टेटमेंट है और उसका ट्रूथ वैल्यू है टी मींस ट्रू। इज इट क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। गिव मी अ कंपास बॉक्स। देखिए थोड़ा सोचिए, गिव मतलब दो, देने। गिव मी अ कंपास बॉक्स, मुझे कंपास बॉक्स दो। ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया, आज्ञा हो गई कि मुझे कंपास बॉक्स दो। इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, और अगर वो इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसे हम स्टेटमेंट नहीं बोलते, वर्ब से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं है, उसका रीजन इंपेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे ब्रिंग द मोटार कार हियर, मोटार कार को यहाँ लेके आओ, ये भी क्या हो गया? ऑर्डर हो गया, आज्ञा हो गई। तो इसका मतलब ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है और वो भी स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसे हम स्टेटमेंट नहीं कहते इंपेरेटिव सेंटेंस को, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। आफ्टर दैट इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, ये क्या हो गया? भविष्यवाणी हो, आज बारिश हो सकती है। लेकिन ये गलत भी साबित हो सकता है और सही भी साबित हो सकता है। तो दोनों चीज़ें अगर साथ में होती है एक ही सेंटेंस के बारे में, तो उसे हम लोग ओपन सेंटेंस बोलते हैं और वो स्टेटमेंट नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नो। उसके बाद कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया, तुम इंग्लिश में बात कर सकते हो क्या? क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन आ गया, तो इसका मतलब वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क हमें बहुत आसानी से बता देता है कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं कहते हैं, इसलिए वो स्टेटमेंट नहीं है, नो। आशा करता हूँ आप सभी को 1.1 समझ में आ गई होगी। 1-2 मिनट में मैं आपको समरी बता देता हूँ कि हमेशा ख्याल में रखिएगा स्टेटमेंट कैसा पहचानना है। तो उसके लिए ग्रामर का थोड़ा सा पार्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तीनों टाइप में से कोई भी सेंटेंस है तो हम लोग उसे स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। और अगर ओपन सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस मतलब वो ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है, तो उसे भी हम लोग स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, उसे ओपन सेंटेंस कहते हैं। और उसके बाद अगर वो स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू कैसे पहचानना है? अगर वो स्टेटमेंट सही है तो उसका ट्रूथ वैल्यू टी आएगा, मीन्स ट्रू। और अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा। इसका मतलब आपको प्रॉपर सोचना ज़रूरी है, आपको लॉजिक लगाना ज़रूरी है, और अगर वो आप अच्छी तरह से लगाते हो तो ये टॉपिक बिल्कुल ही आसान है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर्स में और एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे एक्स्ट्रा के। अभी आपकी तो एक्सरसाइज यहाँ पे पूरी हो गई है, लेकिन आगे भी हम लोग मोर एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के लिए लेंगे, तो और भी आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद।